हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं। जनरल स्टडीज में अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया, मेडिवल हिस्ट्री को कवर किया, उनसे संबंधित जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको जो है सॉल्व किया, टॉपिक वाइज सॉल्व किया। तो आज हम यहाँ पर प्राचीन इतिहास को कवर करने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास से संबंधित जो है क्वेश्चन अभी आपके जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं जीआईसी एलटी ग्रेड के 14 विषय उनमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें तो कल्पसूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया आपके हिंदी वाले में। जी हाँ, हिंदी का जो जीआईसी एलटी ग्रेड का पेपर था, उसके बाद जो है कल्पसूत्र के लेखक जो है 14 जो संस्कृत का पेपर हुआ था आपका, उसमें पूछा गया था। भगवती सूत्र निकाय जो है जो सूत्र है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। बौद्ध संगीत से संबंधित क्वेश्चन आया है। जी हाँ, आपके मैथ वाले पेपर में जीआईसी एलटी ग्रेड मैथ में बौद्ध संगीत से संबंधित क्वेश्चन आया। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आया आपके विज्ञान वाले पोर्शन में, ठीक है। और उसके बाद जो है 16 महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन आया है आपके विज्ञान वाले में, ठीक है। और उपनिषद से संबंधित क्वेश्चन आया है आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन में। तो मतलब इस तरह ये जो टॉपिक्स है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए और जहां से पूछे जा सकते हैं आपके जैसे लेक्चर एग्जाम में, उन टॉपिक को टारगेट करते हुए हम प्राचीन इतिहास संबंधित इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे 2 डिस्क्रिप्टिव वीडियो के माध्यम से। और उसके साथ साथ हम जो है 2 डिस्क्रिप्टिव और वीडियो मतलब 2 ऑब्जेक्टिव वीडियो के माध्यम से इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी कवर करेंगे। तो आप बिंदास होकर के इन जो वीडियोज हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक देखें। इनमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीजों पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं वो सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए तो ये नंबर है 95 65 27 24 42। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखी है मैंने, उस फीस को पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पर रेगुलर बेसिस पर आपको टेस्ट, प्रैक्टिस और उसके बाद साथ करंट अफेयर की क्विजेज। अभी रिसेंट हमने डिसाइड किया है कि आप लोगों को करंट अफेयर की मॉर्निंग में जो है अलग से वीडियो, उनकी पीडीएफ सब कुछ आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके अपनी अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो बिंदास होकर के जुड़ सकते हैं। आइए भाई, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें अतीत के समझने की, जिनको हम कुंजी बोलते हैं, चूंकि आप जानते हैं यही से अगर हम देखें तो यही से चीजों को हम शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो है हमको प्राचीन इतिहास के बारे में कहां से जानकारी प्राप्त होती है, तो उसमें देखना चाहिए स्रोतों का वर्गीकरण। प्राचीन इतिहास को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है भाई साहित्यिक स्रोत, ठीक है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं उनमें साहित्यिक स्रोत प्रमुख है। उसके बाद दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, मतलब उस समय के जो राजा होते थे, जो पुरातत्व संबंधित जो मतलब जो अभिलेख लिखाते थे, सिक्के होते थे, स्मारक होते थे, उनसे हम जो अपने इतिहास के बारे में जानते हैं उनको हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में जैसे वेद, पुराण आपके सब हो जाते हैं, ठीक है, उपनिषद हो जाते हैं। उसके बाद बौद्ध एवं जैन साहित्य हैं, उनसे भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उनका भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य से मतलब ये है कि जो उस समय के मतलब राजा के समय की जो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे नाटक हैं, जो है रचनाएं हैं, जिनके बारे में हम मतलब अपने उन समय के जो राजा होते थे उनके क्रियाकलाप या उनके बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनके बारे में सिर्फ उसी मतलब किताब से हम आश्रित होते हैं जानकारी के लिए, तो उसको हम लौकिक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सबसे पहले ब्राह्मण स्रोत की बात करें तो उसमें वेद का नंबर आता है। जी हाँ, आप जानते हैं वेद हमारे जो है इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के प्राचीनतम यह ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हालांकि इसके रचयिता कौन है इसके बारे में कोई जानता नहीं, लेकिन इसके जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर वेदों की जो संख्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनको संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऋग्वेद है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन्हीं को कवर करेंगे, बिल्कुल बिंदास रहें। ऋग्वेद और साम के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर तो ऋग्वेद भैया सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें कुल मिलाकर के 10 मंडल है। क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बना, अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त इन क्वेश्चन को देखा है। 10 मंडल है और 1028 सूक्त, ये भी क्वेश्चन बनता है कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, 1028, 1032, 1064, इस तरीके से दे देगा कंफ्यूजन करने के लिए। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, इसका जो पाठ करता है उसको होत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होत्र। तो ये आपको ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। इसमें जो एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखते हैं कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया। 10 मंडल है ना इसमें, तो तीसरा जो मंडल है उसमें जो है गायत्री मंत्र का, जो हम लोग भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का जो जाप करते हैं, तो गायत्री मंत्र का जो जाप है वो यहाँ पर जो है तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया।
अगर हम बात करें 9वें मंडल में तो सोम देव यानी सूर्य भगवान का इसमें जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और एक चीज और है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है ये कि यूनेस्को, आप जानते हैं कि विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को जो रखती है, वहां पर इस वेद की 30 पांडुलिपियां जो कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ठीक है, तो इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। अगर हम बात करें इसके बाद सामवेद का जो नंबर आता है, ठीक है, सामवेद में अगर हम बात करें तो भैया साम का अर्थ होता है गान या गायन करना। ठीक है, जिसको भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। इस वेद को क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा वेद जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो आपको इतना जानना चाहिए, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। और ये उद्गाता, इसके पाठ्यकर्ता को उद्गाता बोला जाता है। आप देखो यहाँ पर होत्र बोला गया, यहाँ पर उद्गाता बोला गया। ये क्वेश्चन मिलान में दे देगा। ठीक है, चारों वेद दे देंगे और उनका जो है आपका जो पाठ्यकर्ता है उनको सुमेलित करने के लिए दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान दें। और इसमें कुल ऋचाएं हैं 1875। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद आप जानते हैं कि इसमें यज्ञों के नियम एवं विधियों से संबंधित है। क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो यज्ञों और नियम एवं विधियों से संबंधित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये आपका यजुर्वेद हो जाएगा। अब ये और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया, तो ये भी है कौन, यजुर्वेद। ठीक है, और ये वेद 2 भागों में डिवाइड है। पहला है भैया आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में है। ठीक है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। तो इतना आपको जानना है। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखा। और ये जो पाठ करता है उसको अर्धवायु, ठीक है, इसको बोला जाता है अर्धवायु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना आप जानना चाहिए। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद भैया ये है आपका, यहाँ पर इसकी रचना जो हुई है वो हुई है अथर्वा और अंगिरस ऋच से हैं, उनके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है और इन्हीं दोनों के नाम से जो है, इन्हीं के नाम से अथर्ववेद पढ़ा है। इसमें हम ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी होती है, औषधि के बारे में, औषध प्रयोग के बारे में, रोग निवारण, जादू टोना। देखो यार, ध्यान समझिएगा, आप बहुत ज़्यादा उबे नहीं, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं चीज़ों को बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, और वीडियो अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप ये सब ना किए हो तो कर लेना यार। ठीक है, और इसका जो पाठ्यकर्ता उसको ब्रह्मा बोला जाता है, तो ये आप यहाँ पर जान सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो बहुत लाइटली आपको जानना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद। देखिए यहाँ पर ये वेद है आपका ऋगु, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है जैसे ऐतरेय, ये सब है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसे लाइटली आपको देख लेना चाहिए। तो ये संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, कौशिक की आप 4 ऑप्शन में दे देगा कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए इन सारी चीज़ों को दिया गया। और संबंधित जो है आपका ये उपनिषद भी पूछा जा सकता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ वेदांग है, वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें शिक्षा, ये प्रमुख है। और उसके बाद आपका जो है जिससे शिक्षा उच्चारण विधि है, कुल मिलाकर के 6 जो वेदांग है उनमें शिक्षा से उच्चारण विधि का पता चलता है। कल्प जो है कर्मकांड से संबंधित है। व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद, चतुष्पदी श्लोक, ज्योतिष, भाग्यफल, तो ये सब हैं। वेदांगों से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं भाई, यहाँ पर देखें वेदांग में आपका ये जो 6 हैं इनमें से 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा, आपसे कहेगा कि इनमें से वेदांग कौन सा नहीं है, तो आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। फिलहाल आगे देखते हैं। यहाँ पर अब भारतीय इतिहास में महाकाव्यों का भी स्थान है। महाकाव्य में आप जानते हैं वैदिक साहित्य में जो रामायण है उनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिसे आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई है और इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। तो इतना बस आप यहाँ पर जानें, बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे पुराणों की। पुराण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुल इनकी संख्या जो है भैया है 18। कितनी है? 18, यानी 18 संख्या है। और इसके जो रचयिता है वो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र शर्वा मिलकर के इन्होंने जो है 18 पुराणों की रचना कुल मिलाकर के कह सकते हैं किया गया है। और महत्व इसका क्या है? राजाओं की वंशावलियां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर जो प्राचीन समय में जो राजा थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के यही साधन है, यही जो किताबें हैं, उस समय के जो ग्रंथ हैं वो उन्हीं से हम उस समय के जो राजा थे उनके बारे में हम जानते हैं। जिनमें प्रमुख अगर हम बात करें तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश जो कि सबसे प्राचीन वंश था उसके बारे में, सातवाहन वंश के जो राजा
राजा थे उनसे संबंधित जानकारी हमको मत्स्य पुराण में, आपके क्वेश्चन बन जाएगा कि सातवाहन वंश के बारे में हमको किस पुराण से जानकारी प्राप्त होती है, तो मत्स्य पुराण से। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और बना है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और अब अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास में सबसे, अब हम धीरे धीरे महत्वपूर्ण फेज की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखें बौद्ध साहित्य, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। भाषा क्या है उनकी, पाली है। और त्रिपिटक जैसे जैसे विनय पिटक, इसमें जो है बौद्ध से संबंधित नियम बताए गए हैं। शुद्ध पिटक बौद्ध से संबंधित गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत है उनके बारे में वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक बौद्ध यानी महात्मा गौतम बुद्ध का जो दर्शन है वो अभिधम्म पिटक में पूछा गया। तो ये तीन जो त्रिपिटक है इनके बारे में कई बार क्वेश्चन बना है और पूछा जाता है। अगर जब हम बात करते हैं बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं की, तो नाम आता है, उसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है कहाँ, जातक में। जातक एक ऐसा जो है साहित्य ग्रंथ है जिससे हमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो इतना आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ दीपवंश और महावंश, दीपवंश जो है जो कि श्रीलंका का ग्रंथ है, इससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब जैन साहित्य के बाद जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो बौद्ध साहित्य के बाद जो है जैन साहित्य का नंबर आता है। जैन साहित्य को हम आगम नाम से जानते हैं और ये भाषा में लिखा गया, किसके, कौन से, प्राकृत भाषा में। देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था ये बौद्ध साहित्य पाली भाषा में और ये प्राकृत भाषा में। तो इतना आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन बनता है कि कौन से भाषा में जैन साहित्य लिखे गए, तो ये प्राकृत, ठीक है, प्राकृत। तो यहाँ पर कल्पसूत्र की बात आती है, तो कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु द्वारा रचित जैन धर्म का इतिहास है। ये कल्पसूत्र से हमें जैन धर्म के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें भगवती सूत्र, ये देखो जैन साहित्य की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमको कल्पसूत्र से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैन धर्म के इतिहास के बारे में। भगवती सूत्र से किसके बारे में जानकारी होती है, महावीर के जीवन के बारे में इस जो है ग्रंथ से हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इतना आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है महावीर के जीवन के बारे में हमको किस जो है ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है, तो ये भैया भगवती सूत्र, ठीक है। जैन धर्म के बारे में कहां से जानकारी प्राप्त होती है, कल्प सूत्र के बारे मतलब के से। तो इतना आपको जानना चाहिए। अब धीरे धीरे जब हम इधर ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम बढ़ते हैं तो लौकिक साहित्य की तरफ अगर हम देखें तो लौकिक साहित्य में उस समय जो है व्याकरण और राजनीति दोनों चीजों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो जिसमें अगर हम बात करें तो ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप जानते हैं भारतीय इतिहास का एक फेमस जो है रचना है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई, कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है, कौटिल्य, और जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है मौर्य काल की राजनीति और शासन के बारे में। आप जानते हैं कि कौटिल्य ने जो है अपने नीति के बल पर एक जो चरवाहे का लड़का जो है चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे, उनको ला करके जो है गद्दी पर बैठा देते हैं, मगध की गद्दी पर, और उनको राजा बना देते हैं। तो आगे इतिहास जब हम लोग अध्ययन करेंगे और उसको हम वहाँ पर देखेंगे, लेकिन इतना आपको जानना चाहिए। ये चाणक्य नीति हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सुनने में आता है, प्रासंगिक किया जाता है आज के भी समय में। तो अगर हम बात करें अष्टाध्यायी, ये जो है इसकी रचना है पाणिनि, और यहाँ से हमें संस्कृत व्याकरण का ये प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। जब बात आती है अष्टाध्यायी की तो संस्कृत व्याकरण का ये प्रथम ग्रंथ है, ये भी पूछा जाता है। महाभाष्य की बात हम जब करते हैं तो भैया ये रचनाकार हैं मतलब पतंजलि के, और पुष्यमित्र शुंग के विषय में के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जब हम शुंग वंश के बारे में अध्ययन करते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, तो हमको उसकी जानकारी पतंजलि से प्राप्त होती है। कौन पतंजलि, महाभाष्य से, ठीक है। वो पतंजलि नहीं जो आप लोग जो है बाबा वाला दंत क्रांति वो वाले से मतलब नहीं है, ठीक है। ये ग्रंथ है। अब यहाँ पर हम बात करें लौकिक साहित्य में जो नाटक एवं जीवनियाँ हैं उनसे संबंधित कुछ, जैसे मुद्राक्षस है, ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, जो मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जो है वर्णन करता है। इसके द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त के द्वारा। क्या नाम है, मुद्राक्षस। इसके बारे में हमको जान। अब राज तरंगड़ी, कल्हड़ की राज तरंगड़ी, बहुत बार आप इतिहास पढ़ते हैं तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी बहुत बार आप पढ़ते हैं। किसके बारे में, कश्मीर के बारे में। जब भी नाम आता है तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी का उल्लेख जरूर किया जाता है, क्योंकि जो लोग प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे या आप लोग गाय विद्या पढ़ते होंगे तो ये आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें बाण भट्ट का हर्ष चरित, आप जानते हैं हर्ष के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है,
ठीक है। तो इतना यहाँ पर ये जानना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की है, गुप्त कालीन रचना है ये गुप्त काल के समय के बारे में, इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके साथ साथ लौकिक साहित्य में कुछ जो विदेशी यात्री थे, जो भारत जो है विदेश से आए हुए थे, उनकी जो रचनाएं थी वो भी, उनसे भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। हेरोडोटस जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, ये पुस्तक इनकी थी हिस्टोरिका। क्या पुस्तक थी? हिस्टोरिका। और मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा और इस पर मौर्य समाज पर इसने मौर्य वंश के बारे में इसने जो है बढ़िया से लिखा है। अब अगर हम बात करें प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था, ये पहली शताब्दी के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कुछ ऐसे साहित्य हैं जिनके बारे में आपको ध्यान से समझने चाहिए। अगर हम बात करें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, भूगोल तथा व्यापार के बारे में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उसके अतिरिक्त जो है कुछ जो चीनी यात्री थे उनके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फाहियान था, ठीक है, वो जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उसने भी भारत के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखा था, ठीक है। उसके बाद ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, उसकी रचना थी शी की, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन से संबंधित इसने चीज़ों को लिखा हुआ था। और सिंह ये जो है 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, नालंदा और जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसमें वर्णन दिया गया है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं अरब के यात्रियों की, तो अलबर्नी, कौन? अलबर्नी ने जो है 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आया था और यहाँ पर तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद के नाम से इन्होंने रचनाएं की है और यहाँ पर इनसे संबंधित चीज़ों को हम जान सकते हैं, ठीक है। इब्न बतूता, ये भी भैया ये मोरक्को का था, क्वेश्चन ये भी बनता है, इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से, ठीक है। यात्री था, ये 14वीं शताब्दी के अंतर्गत आया था। इसने रचना लिखा था रेहला, जो कि अरबी भाषा में लिखा था और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अभी हम लोगों ने इसको देखा था, इब्न बतूता के बारे में भी अध्ययन किया हुआ था, ठीक है। इतना जानना चाहिए आपको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, कौन? पुरातात्विक स्रोत जो है एक तरीके से अगर हम बात करें अभिलेखों से जो हमको जानकारी प्राप्त होती, उसके बारे में हम आगे अब यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के जो ये है बोजाग कोई अभिलेख, ठीक है, जो कि मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, ये हमारा सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में इसको माना जाता है। तो यहाँ पर वैदिक देवता जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य का उल्लेख किया गया है इसमें। तो ये बोगाज कोई अभिलेख जो है ये मध्य एशिया से प्राप्त है और भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है शायद अशोक के अभिलेख भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ में कुछ और अभिलेख हैं, जैसे अगर हम बात करें हाथी गुम्फा लेख अभिलेख, ये कलिंग राजा जो खारवेल था उसने लिखाया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया था? तो कलिंग राजा जो खारवेल था उसके द्वारा, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया था? रुद्र दामन के द्वारा, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखाया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। भीतरी स्तंभ लेख, ये भी क्वेश्चन बनता है भाई, स्कंदगुप्त के द्वारा। और मंदसौर अभिलेख, ये जो है किसके द्वारा? मालवा नरेश यशोवर्धन के द्वारा। तो इतना आपको जानना चाहिए, ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं। चूंकि हम लोग एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस का रोल ज्यादा है, तो इतना हम लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए भाई। अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है ना, तो गलत बात है, आप ज्वाइन करें। 95 65 27 24 42 नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और ग्रुप ज्वाइन करिए, टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अब यहाँ पर हम बात करें तो देखो ये भैया, ये हम लोग जब बचपन में कुछ इस मतलब हालांकि इस प्रकार के तो सिक्के नहीं थे, लेकिन अजीब अजीब टाइप के सिक्के 10 पैसे 20 पैसे के 25 पैसे के हम लोगों को देखने को मिलते थे। तो इसी तरीके से इससे पहले के जो सिक्के होते थे वहाँ पर ये देखें, जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में ये सिक्के भी काम आए हैं, जिनको सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कह सकते हैं? जीएस है भाई, कुछ भी पूछ लेगा। तो इतना आप बारीकी से समझते रहें, जो चीजें बताई जा रही हैं उनको ध्यान देते रहें। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आहत सिक्के की, ठीक है, तो जिसे पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है, ये सबसे प्राचीनतम सिक्के थे और 5वीं सदी में ईसा पूर्व में इनको प्राप्त हुए हैं। इन पर जो है, इनको जो है क्या कह सकते हैं, इनको जो है ठप्पा मार करके बनाए जाते थे, ठीक है, इसीलिए इनको पंचमार्क
पंच माने ठप्पा मारना, ठीक है, ठप्पे मार करके ये सिक्के बनाए जाते थे और इसी वजह से इनको आहत सिक्के या पंच मार्ग सिक्के कहा जाता है। इन पर जो है पेड़, मछली, सांड, हाथी आदि के चिन्ह होते थे। जैसे अभी आप देख लें डाक विभाग में आप जो फोटो होती है, किसी की फोटो की वैल्यू 5 रुपया, किसी की 10 रुपया, किसी को मतलब इसी तरीके से मार्क्स आप यहाँ पर देखें, ये देखो ये है पेड़ है, ये जो है मछली है, ये जो भी है और जो चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें का मतलब मार्क्स हो जाता था कि इसकी कीमत इतनी, इसकी कीमत इतनी, इसकी कीमत इतनी। तो इस तरीके से ये इनको बनाए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे सर्वप्रथम लेख युक्त जो है सिक्के किसने जारी किया, तो यवन शासकों ने। कौन शासकों ने? यवन शासकों ने। और एक चीज ध्यान रखना, समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए मुद्रा से संगीत प्रेम का प्रमाण है। ये देखो यहाँ पर बीड़ा बजाते हुए मुद्रा में ये जो है सिक्के उन्होंने जारी किया हुआ था। तो ये भी एक तरीके से यहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि इससे जो है इसका मतलब है कि इस समय के जो राजा थे वो उनका संगीत से लगाव था। अब जैसे मछली पाई गई है तो इससे ये समझ सकता है उस समय मछलियों का भी जो है यूज होता था। लोग पता नहीं खाते पीते जो भी रहे, ये देखो दुनिया का जो एड़ पेड़ था ये सब पूजनीय थे। कहने का मतलब इस तरीके से चीज़ों से हमें काफ़ी चीज़ें सीख मिलती हैं। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है। धीरे धीरे इतिहास की ओर अगर हम बढ़े तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को हम जिसे पाषाण काल के रूप में जानते हैं, पाषाण युग के रूप में जानते हैं, ठीक है। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके साथ साथ नव पाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया गया है, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल की जब बात आती है तो इसमें हम इसे 10,000 ईसा पूर्व के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आग का आविष्कार और होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का आविष्कार इस दौरान की मुख्य एवं उल्लेखनीय घटना है। अभी कभी भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो किस में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का मतलब के बारे में जानकारी या उदय किस काल में हुआ था, तो यह है भैया पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसके संबंधित एक घटना और है। पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जगह पर से जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये पूरा पाषाण काल की जो है गुफाएं हैं, जिसमें तमाम तरीके की जो है अनेक चित्रित गुफाएं हैं। गुफाएं जो हैं उनमें अनेक तरीके के अलग अलग तरीके के चित्र प्राप्त हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जैसे ये शिकार करते हुए ये सब दिखाया गया ना, तो ये गुफाओं पर ये जो इस तरीके का चित्र देखा गया। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास तक माना जाता है, ठीक है। 9,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास तक। और इस समय जो है छोटे पत्थर के जो औजार थे उनका प्रचलन होता है और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, खास करके आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का भाग है और बागौर जो कि राजस्थान का भाग है। तो कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक जो है आदमगढ़ मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इसको यहाँ पर हम मान सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें एक उल्लेखनीय चीज़ है जो पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज के बारे में 1863 ईस्वी में पल्लव रमन से जो है हमें प्राप्त हुआ है प्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार, ठीक है। तो ये इस तरीके का औजार जो हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल कृषि का आरंभ, ठीक है। तो इसमें देखें तो एक क्वेश्चन उल्लेखनीय है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ का जो समय माना जाता है लगभग जो है 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के आसपास तक। मतलब ये एक तरीके से ट्रांजिशन मान सकते हैं, जहाँ पर 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व हम मध्य पाषाण काल को मानते हैं, तो नव पाषाण काल की ओर जो उसकी शुरुआत होती है लगभग जो है 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के मध्य के बीच में मानते हैं। और इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं भैया गेहूँ जो अभी कटाई शुरू होने वाली है, ठीक है। तो ये गेहूँ का और उसके बाद ये पहिया, एक क्वेश्चन बनता है पहिया और कृषि खास करके मतलब कब से प्रारंभ होता है, इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन अभी आपके पूछे गए हैं नवपाषाण काल से, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो है जो प्रारंभिक कृषि होती थी उस समय गेहूँ और जौ, ठीक है। और कृषि का ये साक्ष्य जो हमको प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है भैया मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान का क्षेत्र है, वहां से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य गेहूं और जौ वहां से हमको प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर का भाग है, वहां से जो है नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में
चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है उसको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब ये बुर्ज होम जो कि कश्मीर का भाग है, जहां से गर्तावास प्राप्त हुआ है, गर्तावास, ठीक है, जिसमें जो है मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि अगर मालिक की मृत्यु होती थी तो उसके साथ में उनकी रक्षा करने के लिए कुत्ते को भी साथ में दफना दिया जाता। मतलब अब उस तरीके का वहां का उस समय का प्रचलन था, जो भी हो जैसा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ताम्र पाषाणिक और जो है पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में देखते हैं। आप जानते हैं कि नवपाषाण जैसे जैसे जब नवपाषाण युग का अंत होने लगा तो धीरे धीरे जो है धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था और सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसे हम ताम्र पाषाणिक ये समय मांगते हैं, तो यहाँ पर तांबे और पत्थर का साथ साथ प्रयोग होना शुरू, अब धीरे धीरे करके ये चीजें, और धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर आहड़ संस्कृत जो कि राजस्थान सभ्यता से संबंधित है, राजस्थान में प्राप्त हुआ। प्राचीन नाम इसे तांवंती कह सकते हैं, कहा जाता है, ठीक है। मालवा संस्कृत उत्कृष्ट मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और जब बात आती है महापाषाणिक की, तो दक्षिण भारत की संस्कृत उल्लेखनीय है, ठीक है, दक्षिण भारत की, और मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जैसे टम्ब टाइप का, जो यानी जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब इस तरीके से करके अब जो भी है उनका शव को सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे, जो भी हो, ठीक है। अब धीरे धीरे इसके बाद एक प्राचीन भारतीय इतिहास की एक सभ्यता जो कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रही, उसके बारे में हमको जानकारी पढ़ना है अच्छे से। हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से मतलब फेमस है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास होता है, सिंधु नदी है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब इसके काल का, इसके समय का जो निर्धारण है वो C14 कार्बन के माध्यम से अगर हम देखें तो इससे हम समय का निर्धारण करते हैं, और इसके द्वारा जो इसका समय प्राप्त होता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य ये समय था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के माध्यम से इसका जो फैलाव था, ये मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अभी देखें अगर हमारा भारत का जो मैप है, ये वाला क्षेत्र है, ये मैप है, ये देख सकते हैं, ये मैप का भाग है ना, ये सब, ये हमारा मैप है वर्तमान समय का, और इस तरीके से ये हमारा मैप है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत इधर निकल गया और ये बीच में बांग्लादेश है, तो ये सब हमारा मैप है, ये यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसमें अगर देखें तो इस जो मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो इस सभ्यता का विकास था वो इतने क्षेत्र में था, ठीक है। कहाँ से कहाँ? सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान का ये क्षेत्र है वहाँ था, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है, आलमगीरपुर ये अपने यूपी का क्षेत्र है, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर से, इतने के बीच में ये सभ्यता जो है कुल मिलाकर के फैली हुई थी। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप भौगोलिक विस्तार में यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में, ठीक है, और उसके बाद सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान। अब ये प्रकृति जो है कास्ययुगीन और नगरीय सभ्यता थी के नाम से भी जाना जाता। अब अगर हम यहाँ पर देखें भैया तो ध्यान समझिएगा, नगर निर्माण जो बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर घर कितना सुंदर बना है यार, इन चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा कि यह एक प्रकार से धीरे धीरे अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल से जब हम इधर बढ़ते चले आ रहे हैं तो धीरे धीरे विकास होता चला आ रहा। एक समय लोगों को खाने पीने के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके लोग विकसित होते चले गए, आग का आविष्कार हुआ, पहिया, कृषि, इन सारी चीज़ों का आविष्कार होता चला आया, और अब लोग जो है बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रहने लगे थे सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पर देखिए नगर योजना का निर्माण, ठीक है, आज भी, बल्कि इतना जो है व्यवस्थित छोटे छोटे शहरों में नहीं है, लेकिन इतना देखो कितना सुंदर 90 अंश कोण पे जो है सड़कें काटते, देखो ग्रिड पद्धति, सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 अंश पर काटती थी। देखो यहाँ पर एकदम बढ़िया झमाटेदार, देखो ये कितनी बढ़िया सड़क बनी हुई, कोई वो नहीं, ठीक है। तो इतना बनाया था। और धौलावीरा से यह नगर 3 भागों से विभाजित था, जिसमें दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर था, ठीक है। अब देखिए ये कुछ स्थल है भाई, जो है धौलावीरा, कालीबंगा, कालीबंगा से हमें काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हैं। यहाँ पर निचला शहर की भी दीवार से घिरा था, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और पक्की ईंटें प्राप्त होती हैं हमें, पक्की ईंटों का प्रयोग जो है उन्नत जल निकासी प्रणाली यानी नालियों के लिए, यहाँ पर आप देखें नालियों के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें, अभी क्वेश्चन पूछा गया था, स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार, ये देखो भैया, ठीक है, ये स्विमिंग पूल में नहाएंगे, ठीक है, आंगन में स्विमिंग पूल बनवा दी है, गाना था ना ये भोजपुरी का। तो यहाँ पर देखिए विशाल स्विमिंग पूल बना हुआ है, स्नानागार, संभवतः ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था।
आयाम इसका लगभग देखो यहाँ पर 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। तो इस तरीके का या जो भी हो, अब इसका हालांकि वर्तमान इस तरीके जब ये मिला है तो मपाई हुई है, अब यहाँ पर सीढ़ियाँ प्राप्त हुई हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये जो है क्या था, ये भैया था जो है स्नानागार। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक अन्य कोठार भी मिला हुआ है जिसे अन्नागार बोला जाता है, ठीक है। अन्नागार इंपॉर्टेंट रोल है भाई। अन्नागार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, तो ये भैया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला। अब उसमें पूछ लेगा भैया, ठीक है, आपसे हाथी, घोड़ा, ये गाय और उसके बाद एक मंदिर का भी पूछ लेगा, या अन्नागार और उसके बाद आपसे जो है क्या बोलते हैं उसको स्नानागार और उसके बाद मंदिर पूछ लेगा। तो हम अभ्यस्त होते हैं कि यार मंदिर तो मिला ही होगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है, तो वहाँ पर हमें नहीं प्राप्त हुआ, इतना आपको जानना चाहिए। अब आर्थिक क्रियाकलाप की जब बात आती है तो ये लोग मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, कपास इनकी मुख्य फसलें होती थी, ठीक है। कपास यानी कॉटन, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु लोगों को है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है। और यूनानी इसे सिंडोन कहते थे, ठीक है, सिंडोन। अब कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत, ये देखो इस तरीके से जूते हुए खेत मतलब खेत तथा हल की जो है प्रतिकीर्ति यानी उसके साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग उन्नत किस्म के लोग थे। मतलब जब आप वहाँ पर खुदाई करते तो आपको प्राप्त होता है कि इस तरीके से वो लोग बैलों का इस्तेमाल करके या जैसे भी हो हल का इस्तेमाल करके खेतों की जुताई करते थे, ठीक है। लोथल और रंगपुर से चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। चावल की भूसी से ये पता चलता है कि ये लोग धान की खेती करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें व्यापार और शिल्प इनका क्या था, तो लोथल से एक गोंदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, डकयार्ड प्राप्त हुआ है। यह एक प्रमुख तरीके से बंदरगाह, यहाँ पर देखो डकयार्ड प्राप्त हुआ है, जिससे बंदरगाह कह सकते हैं कि लोग ये जो है एक जगह से दूसरी जगह तक व्यापार भी करने जाते थे, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद अगर हम बात करें चन्हूदड़ों से मनका बनाने का जो है कारखाना प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कहाँ से प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई कि कहाँ से हमको जो है मनका बनाने का प्राप्त हुआ है, तो ये चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ से लिपस्टिक और वक्राकार ईंटें भी मिलती हैं, तो इतना आपको जानना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। मुहरें यानी सेलखंडी से बनी थी और सर्वाधिक मुहरें एक श्रृंगी पशु की थी, एक श्रृंगी पशु मुंडी पर एकदम से एक सींग बना करके उस तरीके की जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें तौल का, तो तौल में भैया 16 या उसके आवर्तकों यानी मल्टीप्लाइज में जो है व्यवहार होता था, जैसे 16 आना, 32 आना, 64 आना। अब हो सकता है उस समय यूज होता हो कि नहीं, लेकिन हमको लगता है कि वहीं से इसका प्रचलन आया है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं म्यूजियम यानी एडिटोरियल, म्यूजियम एडिटोरियल, ठीक है, तो एक उन्नत विरासत है जो हमारे लिए। अब यहाँ पर पशुपालन होता था, जिसमें एक कुबड़ वाला जो सांड होता था, जिसके कुबड़ निकली होती थी, उसका विशेष महत्व था, उसको पूजा वूजा लोग करते थे। अब ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी लिपि थी वो लिपि भावात्मक थी। ये देखो ये लिपियाँ हैं इनकी भावात्मक है, भगवान जाने इनका क्या भाव है, अब ये तो यही जाने, इनका अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं हो सका है, ठीक है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और इसके महत्व यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत में प्रथम नगरीकरण, व्यवस्थित नगर नियोजन और व्यापारिक तंत्र की नींव रखी। तो इससे हमें ये पता चलता है। अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन एक गवाह के रूप में यहाँ पर सामने आता है। हड़प्पा सभ्यता से वैदिक संस्कृत तक की हमको जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय संस्कृत है। वैदिक काल जो है ग्रामीण और दार्शनिक आधार बनते हैं हमारे लिए, और इनके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य ऋग्वेद हमें जानकारी देता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं व्यापार के भी बारे में, हमको यहाँ पर जानकारी हुई। मेसोपोटामिया के सम्राट जो सारगोन के अभिलेखों से में जो है हड़प्पा को मेलुहा कहा जा गया है। क्या कहा गया? मेलुहा कहा गया है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मेलुहा, इस जो ये जो हमारे जो आप देखें यहाँ पर ये क्षेत्र था ना, यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था, हालांकि मैं ज़्यादा लेके चला गया। तो ये क्षेत्र जो है था, इसको मेलुहा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? जो मेसोपोटामिया का सम्राट सारगोन था उसके द्वारा। अब व्यापारिक केंद्र इसके जो है दिलमन, जो कि बहरीन, मध्यस्थ बंदरगाह, मकन, मकराट, इस तरीके से है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो आयातित वस्तुएं थी थोड़ा सा जान लें। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, और चांदी ईरान और अफगानिस्तान, लाजवर्द, बदख्शा, ये तांबा, इस तरह जानना चाहिए, बहुत इसके बारे में और जानने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता समाज संरचना और जीवन,
सामाजिक ढांचा मातृसत्तात्मक था, ये क्वेश्चन बनता है भाई कि वहाँ का जो सामाजिक संरचनात्मक था वो कैसा था, आज की तरह पितृत्मक नहीं बल्कि मातात्मक था। सर्वाधिक संख्या में स्त्रियां जो है मृत मूर्तियां थी, ठीक है। अब शासन की अगर हम बात करें तो राजनीति शक्ति जो है वणिक समुदाय के हाथों में थी और शांतिप्रिय सभ्यता, अस्त्रों का अभाव था, बहुत ज़्यादा लोग लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे और शांतिप्रिय थे। शवाधान युग्मित शवाधान है, मतलब जोड़े में लोथल और कालाबंगा से प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान R37 जो है कब्रिस्तान हड़प्पा में प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उनके प्रमुख देवता मातृ देवी जो उर्वरता की देवी, जिनको ये मानते थे कि इनकी पूजा करेंगे तो किसान जो खेत में फसल ज़्यादा होगी। और इनके जो देव होते थे पशुपति शिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब जो भी है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मुहर है वहाँ पर पशुपति शिव जी का जिक्र है। पशुपति के चारों ओर देखिए यहाँ पर हाथी, गैड़ा, व्याघ्र और भैंसा, इससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। पशुपति की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें जो है कौन कौन प्राप्त हुआ है, तो एक ऑप्शन दे देगा चारों में से कौन। तो यहाँ पर देखें हाथी ये है आपका, गैड़ा है और उसके बाद व्याघ्र ये है और उसके बाद भैंसा, इतने जो है इनसे प्राप्त हुए। तो इतना आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है कि इनको आप दिमाग में बिठाने का प्रयास करें। तो इस तरीके की आकृति को भगवान बनाते थे ये लोग पशुपति। अब प्रतीक के रूप में स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है, ये भी क्वेश्चन बनता है। जो स्वास्तिक आज हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हालांकि तो वो किसकी देन है, वो भैया हड़प्पा सभ्यता की देन है। वृक्ष और पशु पूजा भी की जाती थी इसी समय, ठीक है। अब यहाँ पर लिपियों की अगर हम बात करें तो भावनात्मक भाव चित्रात्मक है, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ हमने अभी तक अध्ययन नहीं कर पाया। बोस्ट्रोफेडन जो कि पहली पंक्ति दाएं से बाईं की ओर लिखा जाता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। कला और उत्कृष्ट नमूना ये है काश नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिससे ये पता चलता है इस समय जो है नृत्य का भी महत्व था, ठीक है। निर्माण विधि था द्रव्य मोम विधि से और टेराकोटा की कुछ मूर्तियां, तो यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो जुड़वा राजधानियां, ठीक है, प्रमुख स्थल यहाँ की जुड़वा राजधानियां, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की स्थिति की बात करें, मोंटगोमरी पाकिस्तान में से प्राप्त हुआ है, इसकी स्थिति है मोंटगोमरी पाकिस्तान में जो नामक स्थान है वहाँ पर, और ये रावी नदी के तट पर। ये क्वेश्चन बनता है हड़प्पा किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के। इसका खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। तो इतना आपको यहाँ पर जानना है, बस जितना मैं बता रहा हूँ आप उसको जानते रहें। सारा कुछ आपको लिखे हुए PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये 95 65 27 24 42 पर कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेस्ट में पार्टिसिपेट करो यार, ठीक है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप उसका लाभ उठाइए। अब मोहनजोदड़ो की बात आती है तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला जिसे कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बना है कई बार, और इसकी स्थिति है लरकाना, कहाँ, लरकाना, जो कि सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे ये अवस्थित है। और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और इसकी विशेषता क्या है, बृहद स्नानागार, जो कि अभी हम लोगों ने देखा यहीं से प्राप्त होता है। इस तरीके की कितनी चीज़ें जानना चाहिए। प्रमुख स्थलों में जब अगर व्यापार और किसी की बात आती है तो लोथल, जो कि गुजरात, आप समझ सकते हैं गुजरात वाले ऐसे नहीं व्यापारी हैं भैया। जो भोगवा नदी थी उसी के नदी के तट पर जो है, और इसकी खोज जो है SR राव के द्वारा किया गया था। और साक्ष्य इसका क्या है, गोंदीवाड़ा, ये गोंदी, ठीक है। और युगल समाधान, साथ में जो है जोड़े के साथ में लोगों को उसमें दफनाया गया है शव के रूप में। तो ये भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें कालीबंगा की, जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, जूते हुए खेत, ये देखो जूते हुए खेत, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। और धौलावीरा ये गुजरात में प्राप्त है, यूनेस्को विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज है या जगह स्थल है जिसको यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया, तो वो है भैया धौलावीरा, उन्नत जल प्रबंधन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे वैदिक संस्कृत का उदय होता है। हड़प्पा के पतन के बाद एक नई ग्रामीण संस्कृत का जन्म होता है, जिनमें आर्य, जो कि श्रेष्ठ जिसका अर्थ होता है, और इनकी भाषा संस्कृत थी। और इनका मूल निवास था मध्य एशिया, जो मैक्स मूलर के सिद्धांत के आधार ये मध्य एशिया से आकर के हमारे देश में बस गए, ठीक है। तो इनके समय काल की अगर हम बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, और उत्तर वैदिक काल की जब बात करते हैं तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इनका समय माना जाता है। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो ऋग्वैदिक भूगोल जो है सप्त संधों के रूप में देखा जाता है यहाँ पर। तो इस समय की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी, जिसमें सिंधु सर्वाधिक बार जो है इस नदी का उल्लेख किया गया। तो क्वेश्चन बना है, अभी मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व कराते वक्त इसका जिक्र भी किया हुआ था। तो यहाँ पर देखें सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, जिसे नदी तमा, देवी तमा,
ठीक है, ये इस नामों से जाना गया है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर जानना चाहिए। गंगा का जो है एक बार वर्णन किया गया है, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। प्राचीन नाम बनाम आधुनिक नाम के रूप में देखें तो वितस्ता, जो वर्तमान समय में झेलम नाम से क्वेश्चन बनता है इससे कि झेलम नदी का जो प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता नाम है। ठीक है, चिनाब नदी का आस्किनी नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखें ये सब आस्किनी। ठीक है, ये क्या है, आस्किनी, आस्किनी जो है चिनाब नदी। सिंधु, परुषणी, परुषणी भैया रावी नदी है, परुषणी ये देखो यहाँ पर कहाँ, ये है रावी नदी। सिंधु को सिंधे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रावी हो गए। शतुद्र जो कि सतलज, यानी ये यहाँ पर देखें शतुद्र, ये आपका इस तरीके से ये आपकी नदियाँ होती हैं जिनको प्राचीन नाम के नाम से जाना जाता है। अब उस समय की जो शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था थी जो है वैदिक काल की, तो यहाँ पर सब कुल होता था, कुल, उसके बाद ग्राम, कुल के बाद ग्राम का नंबर आता, 20 जन और राष्ट्र, इस तरीके से कुल माने परिवार। ठीक है, और कई परिवारों को मिलकर के क्या बन जाते थे, ग्राम बन जाते थे। फिर कई ग्रामों को मिलकर के 20 बनते थे, 20 से जन बनते थे और जन से जो है राष्ट्र बन जाता था। तो इस तरीके का इसका जो है ये यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम है, आप देख सकते थे। और राजन जो होता था उसको कबीले का प्रमुख माना जाता था और इसके अधिकार बहुत ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, कि भैया वो आपको मतलब एक भगा सकता है, सीमित अधिकार थे इसको दिए गए थे। संसदीय संस्थाएं थी, जैसे सभा और समिति, इस तरीके से सभाएं और समितियां होती थी। राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं ये थी। ठीक है, राजा पर नियंत्रण भी रखती थी, अगर कोई गलत करता था राजा तो उसको हटा भी सकते थे लोग। स्त्रियां भी भाग ले सकती थी वैदिक समय काफ़ी सही था, स्त्रियां भी भाग लेती थी भाई वहाँ पर। ठीक है, और एक सबसे बड़ा युद्ध, ये दशराग युद्ध, जिससे संबंधित क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, हमने कई बार इनको सॉल्व भी कराया है। तो उसका स्रोत, दशराग जो है युद्ध का स्रोत ऋग्वेद का 7वां मंडल है और इसका स्थान परुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। परुषणी जो अभी हमने देखा ना, प्राचीन नाम क्या था रावी नदी का, परुषणी, तो यहाँ पर। और ये संघर्ष था राजा सुदास यानी भरतजन और उनके खिलाफ जो है 10 और जो राजाओं का संघ था उनके द्वारा ये लड़ा गया था और सुदास की विजय हुई। ठीक है, राजा सुदास की विजय हुई और पुरोहित वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच संघर्ष चल रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखें तो सामाजिक संरचना उस समय का वैदिक समय का पितृसत्तात्मक, मुखिया जो है कुल्पा हो जाता है, मुखिया को कुल्पा नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, कुल्पा नाम से। ठीक है, और स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, बहुत अच्छी थी कह सकते हैं। बाल प्रथा वहाँ पर नहीं था, बाल विवाह नहीं था, प्रथा प्रथा का भी अभाव था वहाँ पर। अब विदुषी कुछ महिलाएं थी, जैसे लोकमुद्रा, घोपा, पाला, ये सब थी। आमजू जो कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं थी। ठीक है, ये कुछ जो है अमाजू जो जीवन भर महिलाएं अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था। तो ये सब थोड़ा सा, इसमें वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र हम देख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था का उद्भव स्रोत, इसको हम 10वां मंडल मानते हैं। यहाँ पर देखो ये ब्रह्म यानी जो है ब्राह्मण होते थे उनका मुख से, और क्षत्रियों का ये भुजाओं से, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप वैश्य का जंघा से, और शूद्र का इससे। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है, इतना तो हम सब जानते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब आर्थिक जीवन, जो वैदिक साहित्य का जो आर्थिक जीवन था वो पशुपालन पर निर्भर था। तो गायों का बहुत महत्व था वहाँ पर, ना गाय मारे जाने योग्य पशु नहीं थी। इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत यहाँ पर नहीं। अब अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े तो देखें जैन परंपरा पर आते हैं। कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रमुख तीर्थंकर और उनके चिन्हों की अगर हम बात करें तो प्रथम जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव, जिनको आदि नाम से भी जाना जाता है, और इनका चिन्ह था साण। क्या था? शाण, ये। ठीक है, और उसके बाद 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जिनका सर्प था चिन्ह। ठीक है, और उसके बाद 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे, जिन्हें लायन ये चिन्ह किया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी जो कि उल्लेखनीय है। आपके जैन धर्म की जब बात आती है तो महावीर स्वामी का जिक्र हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। परिवार में पिता जो है सिद्धार्थ जो कि याज्ञिक कुल से थे, माता त्रिशला जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, यानी राजा परिवार से थे। 30 साल की उम्र में ये आयु त्याग करते हैं। ठीक है, उस दौरान तक इनके बच्चे भी थे, बहुत ज़्यादा उसके बारे में आपको जानना नहीं है। और 12 साल की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है इसको कैवल्य कहा जाता है, यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो कई उपाधियाँ दी गई, जैसे जिन, अर्ह, निर्ग्रंथ,
यानी बंधक रहित। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब इसमें जो है जैन धर्म से संबंधित जो चीजें हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। त्रिरत्न जो संबंधित है किससे, जैन धर्म से, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण का जिक्र है। त्रिरत्न कौन कौन से है, ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ठीक है। अब इसी में त्रिपिटक घुसा देगा। अब तो आपसे पूछा गया, अभी आपके जो जीआईसी ग्रेड के एग्जाम हुए इनमें पूछा गया, और 5 महाव्रत थे, ठीक है। ये 5 महाव्रत जैनियों के थे, जिसमें अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 जो है ना पहले से चले आ रहे थे। और 5वां ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अपना क्या जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य। अपना तो 30 साल तक शादी वादी कही कि पूरा बच्चा उच्चा पैदा कर दिए, उसके बाद जो है इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा ठीक है। तो मतलब जो लोग जैन नहीं होते हैं वो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना अनिवार्य है उनके लिए, तो ये कर दिया था। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। और उसके बाद शादवाद, और उसके बाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत आता है। संप्रदाय ये 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर, बस इतना जानना चाहिए। श्वेतांबर की बात आती है तो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, और स्थूलभद्र इसके नायक थे, यानी इस जो है इस संप्रदाय के जो अगुआ थे वो स्थूलभद्र थे। और दिगंबर का मतलब होता है नंगा पुंगा, भद्रबाहु इसके जो है हम कह सकते हैं इसके अगुआ थे। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब हम अध्ययन करेंगे बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध अगर उनकी हम परिचय की बात करें तो 663 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो कि शाक्य क्षत्रिय कुल से थे, राजा परिवार से थे, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागा। इस जो त्याग था इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। तो क्वेश्चन बन जाएगा इसको क्या कहा गया है, ठीक है। अब निर्वाण 35 वर्ष की आयु में ये जो है बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है, और जो कि फल्गु नदी के तट पर है, निरंजना, ठीक है। आप जानते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। अब इनसे संबंधित जो मुख्य घटना है, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश है, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता, और पाली भाषा में इनका उपदेश दिया गया है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। महापरिनिर्वाण जो कि 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता। अब बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके प्रतीक की अगर हम बात करें तो कमल एवं साण, उनके जन्म को कमल और साण से दिखाया गया है, ठीक है। किससे, कमल और साण से, ठीक है। ये जन्म को मतलब चिन्हित किया गया है, प्रतीक के रूप में माना गया। अगर हम उनके त्याग की बात करें तो घोड़े के रूप में माना गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें ज्ञान, और ज्ञान तो पीपल पेड़ के रूप में इसको दर्शाया गया, और उसके बाद ये देख लें, ठीक है, पीपल को इसके रूप में। और प्रथम उपदेश इनका जो धर्म चक्र है वो पहिया के रूप में, ये देखो ये दिया गया है। और पृथ्वी जो है इनकी स्तूप के रूप में, ये देखें यहाँ पर स्तूप ये है। तो इस तरीके से इसको चिन्हित किया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन फिलॉसफी, जिसमें जो है 4 आर्य सत्य हैं। हम लोगों ने देखा, अभी शुरू में ही हमने बताया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें दुख है, और दुख का कारण क्या है, दुख निरोध क्या है, गामिनी प्रतिपदा यानी उसका मार्ग क्या है। तो ये सब चीजें उनका मुख्य दर्शन है 4, जिसको आपको जानना चाहिए। 4 आर्य सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग जीवन जीने का मध्यम मार्ग इन्होंने अपनाया, ना तो एकदम त्याग का और ना ही बहुत ज्यादा जो है संलिप्त होने का, इन्होंने बीच का मार्ग अपनाया। और इसी वजह से बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म जो है बहुत ज्यादा फला फूला भी। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें जो है, अग्निश्वरवादी ईश्वर में विश्वास नहीं था, आत्मा में विश्वास नहीं था। बौद्ध धर्म वाले जो है ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और प्रतीत समुत्पाद जो कि कार्यकरण सिद्धांत है, इतना आपको जानना चाहिए। अब हम देखते हैं बौद्ध संगीतियां, चूंकि हमने देखा है इनसे संबंधित, हमने शुरू में चर्चा किया था कि बौद्ध संगीतियां कब और कहाँ हुई थी, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, जो शासक था अजातशत्रु, और इसमें जो है विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन किया गया था, ठीक है। इस जो है प्रथम बौद्ध संगीत में आप देखो, द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व की बात हो रही, कंफ्यूज मत हो ना भाई घटते क्रम में, ठीक है। तो वैशाली में इसका हुआ था, और शासक था कालाशोक। और तृतीय जो बौद्ध संगीति थी वो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, शासक कौन था, अशोक था, जो जहां पर जो है अविधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आप चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कि प्रथम शताब्दी में कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, और इस शासक कौन था, कनिष्क था। हीनयान और महायान में यही से विभाजन हो जाता है बौद्ध धर्म का।
अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ महाजनपद काल जो कि अभी आपके किस एग्जाम में आया था, मैंने शुरू में जिक्र किया था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत ये था। और इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, आप जानते हैं कि जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, उससे जो है अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था किस ग्रंथ से हमको उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती, तो 16 महाजनपदों के बारे में। तो उसकी सूची अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियां, जैसे देखें मगध था, ठीक है, काशी, कौशल, अंग, मगध, ये सब था। मगध, कौशल, काशी, अस्मक, वज्र, उसके बाद वत्स, मल्ल, चेद, पांचाल, सूरसेन, अस्मक, अवंत, गंधार, कंबोज और ये कुरु, इस तरीके के 16 जो है महाजनपद थे। बस इतना आपको जानना चाहिए। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर विस्तृत तरीके से प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम लोग मगध का उत्कर्ष, उसके बाद और जो राजा हुए जैसे मौर्य वंश हैं, ठीक है, और गुप्त वंश है, इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, इंपॉर्टेंट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा जरूर से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं चीज़ें जो समझाई गई बहुत क्लियर कट आपको समझ में आई होंगी। आपका सुझाव अपेक्षित है। 95 65 27 24 42 नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।